तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। जुर्म की दुनिया में एक बहस बहुत पुरानी है, खासतौर पर जितने कानून के जानकार हैं या फिर जुडिशरी है, पुलिस है। उसमें ये होता है कि अगर कोई जुर्म करता है, कोई मर्डरर है, कातिल है, कोई रेपिस्ट है, और उसको अदालत ने सज़ा दे दी और उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली, तो क्या ऐसे लोगों को सोसाइटी, समाज अपनाती है? क्या ऐसे लोगों के प्रति वही नज़रिया होता है जो उसकी सच्चाई जानने से पहले होता है? शायद ऐसा होता नहीं है। एक कातिल, एक बलात्कारी या रेपिस्ट अगर कहीं जेल से छूट कर आए और हमारे आस पड़ोस में रहता हो, तो हर एक का एक ये होता है कि थोड़ा डर भी लगता है, फिर उसको अजीब नज़रों से भी देखते हैं, खुद को सेफ भी महसूस नहीं करते। लेकिन जो पूरा हमारा सिस्टम है जुर्म और इंसाफ का, वो इसी के इर्द गिर्द है। इसलिए बहुत सारे देशों में सज़ाए मौत नहीं है कि जेल या अदालत जो सज़ा सुनाती है उसकी एक तो मकसद ये है कि जो उसने किया उसके बाद उसको सज़ा मिले और फिर उसे सुधरने का मौका दिया जाए, जेल के अंदर एक बेहतर इंसान बनाने का मौका मिले। इसलिए बहुत सारे जेल में बहुत सारे सुधार के प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जेल भी ऐसे ऐसे हैं जहाँ आप आराम से ऐश कर सकते हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पे मुहैया है। लेकिन आज की कहानी अलग इसलिए है कि आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने डबल मर्डर किया, दो खून किए। 2 खून करने के बाद उसे सज़ाए मौत मिली। फिर अदालत ने उस पर रहम दिखाया और उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, और वो सज़ाए मौत से बचकर उम्र कैद की अपनी सज़ा पूरी करता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो फिर एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिसकी मिसालें बहुत कम हैं, और ये मिसालें बढ़ जाएं तो बहुत कुछ बदल जाए। आज की कहानी 1980s की है, 1980 की कहानी है, और साउथ इंडिया, केरल, बेहतरीन खूबसूरत जगह। ये जो कहानी है, करिक्कन विला डबल मर्डर के नाम से बेहद मशहूर अपने ज़माने का ये केस, एक ज़माने में केरल में बेहद चर्चित करिक्कन विला डबल मर्डर केस। अब ये कहानी क्या है? बात है 7 अक्टूबर 1980 की, 7 अक्टूबर 1980 की। केरल के इस इलाके में करिक्कन विला, एक विला का नाम है। ये केरल में त्रिवुल्ला एक जगह है, उसी में शहर की भीड़ भाड़ से दूर खूबसूरत जगह, सन्नाटा, सुनसान। इसी करिक्कन विला में एक कपल रहा करते थे, रिटायर्ड लाइफ अपनी सुकून से यहाँ बिता रहे थे। केसी जॉर्ज और उनकी वाइफ रेचल जॉर्ज, इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, बेहद पैसे वाले थे, और उन्होंने कहा कि अपना बुढ़ापा थोड़ा शांति से गुजारें, तो इसीलिए उन्होंने त्रिवुल्ला के इस करिक्कन में एक विला बनाया, बेहद खूबसूरत, और वहाँ ये दोनों बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। इनके घर में एक मेड थी जो काम करती थी, जिसका नाम गौरी था। वही घर की सारी चीज़ें देखती और घर के पास ही रहा करती थी। अपना काम खत्म करके चली जाती थी शाम को, अगले दिन फिर सुबह आती थी। 7 अक्टूबर की सुबह वक्त के हिसाब से गौरी घर पे पहुंचती है, करीब सुबह 7 बजे का वक्त था। लेकिन जब वो पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, घंटी बजाती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं, जबकि ये कपल सुबह सुबह 6 बजे तक उठ जाया करते थे। उसे बड़ा अजीब लगता है, वो इधर उधर से आवाज़ देती। फिर उसे पता था कि कहाँ से अंदर देख सकते हैं और क्या, तो वो खिड़की के थ्रू बाकी जगह देखती है, और उसे एक ये भी पता था कि एक दरवाज़ा, एक रास्ता ऐसा जहाँ की चाबी उसके पास हुआ करती थी, तो वो खोल कर अंदर जा सकती है इमरजेंसी में, और वो चाबी वहीं रहती थी विला के अंदर। तो जब आवाज़ नहीं आई, उसने चाबी उठाई, एक दूसरे दरवाजे का ताला खोला, अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अंदर दाखिल होती है, उसकी चीख निकल पड़ती है। अंदर केसी जॉर्ज और उनकी वाइफ रेचल जॉर्ज की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। दोनों को तेज धार हथियार से मारा गया था। दोनों की लाश फर्श पर थी। गौरी बदहवास इस विला से बाहर निकलती है, चीखते हुए शोर मचाती है। तब तक आसपास के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। इसके बाद केरल पुलिस को खबर दी जाती है। अब केरल पुलिस आती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन करती है, लाश को हॉस्पिटल भेजती है। अब मौका वारदात का वो सीन ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, तो वहाँ से ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन जहाँ पे ये कत्ल हुआ था, कातिल के पैरों में शायद खून के कुछ निशान लग गए थे, तो अपने जूतों का निशान छोड़ गया था। तो उन निशानों को बड़ी हिफाजत से कलेक्ट किया, और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। तो शूज़ देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये इंडियन शूज़ नहीं है, भारत में कोई, भारत की कंपनी में बनने वाला ऐसा कोई शूज़ नहीं है, ये विदेशी शूज़ है। तो अब विदेशी शूज़ का इस घर में क्या काम?
क्या कोई लोकल कातिल है जिसने चकमा देने के लिए विदेशी जूता पहना, या सचमुच कोई विदेशी कातिल है जो इसने आकर यहाँ कत्ल किया। लेकिन अगर विदेशी कातिल है तो फिर उस कत्ल का मकसद क्या है, क्योंकि दोनों ओल्ड कपल बड़ी शांतिपूर्ण ज़िंदगी गुजार रहे थे। पुलिस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। इसके बाद चूंकि गौरी उस घर की मेड, उसने सबसे पहले लाश देखी, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सारी चीज़ें बताती है, रूटीन बताती है। फिर पुलिस पूछती है कि कुछ पिछले 24 घंटे में ऐसा कुछ हुआ। तब कहती है हाँ, एक दिन पहले यहाँ पर 3-4 लोग आए थे और उनमें से जो थे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो दोनों ओनर हैं जॉर्ज एंड रेचल, उन्होंने कहा था एक दिन पहले कि हमारे घर पे कुछ मद्रासिल मैन आएंगे। तो उस ज़माने में मद्रासिल मैन जो टर्म यूज़ होता था वो ये कि जो भी मद्रास से कहीं आया करता था तो उसको कहा जाता था मद्रास से आने वाला, तो मद्रासिल मैन। उस ज़माने में मद्रासी नाम था, अब तो चेन्नई हो गया। तब पुलिस को ये क्लू मिला कि इस घर में कोई मद्रास से आया था और 3-4 लोग थे। अब ये कौन लोग हो सकते हैं? अब पुलिस ने केसी जॉर्ज के तमाम जानने वालों की कुंडली खंगालनी शुरू की और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की जिनका ताल्लुक, जिनका कनेक्शन मद्रास से हो। करते करते आखिरकार पुलिस एक कैथोलिक के मानने वाले क्रिश्चियन के एक प्रीस्ट के पास पहुंचती है। उस प्रीस्ट के ज़रिए कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं और पता चलता है कि उनमें से एक और शख्स हैं जिनका इस ओल्ड कपल के साथ बड़ी नज़दीकियां रही एक ज़माने में, और उनका एक बेटा हुआ करता है। वो बेटा कई बार उनके घर गया अपने दादा के साथ। तो पुलिस ने कहा कि उनका बेटा कहाँ है, क्या है। तो उस बेटे के पता है कि वो ढूंढते ढूंढते वो एक हॉस्टल में पहुंचते हैं। ये एक हॉस्टल था कॉलेज का जिसमें बहुत सारे विदेशी लड़के भी पढ़ा करते थे। उस लड़के का नाम था रेनी जॉर्ज। अब पुलिस ढूंढते ढूंढते रेनी जॉर्ज तक पहुंचती है। रेनी जॉर्ज से पूछताछ करती है, वो मना करता है। लेकिन फिर उसके बारे में बहुत जब तसल्ली से जांच की जाती है तो पता चलता है उसके 3 दोस्त हैं और तीनों बड़े गहरे हैं और तीनों अक्सर उसके साथ रहते हैं। उनमें से एक का नाम है गुलाम मोहम्मद, ये मॉरिशस का रहने वाला था। एक का नाम है गुना शेखरन, ये मलेशिया का रहने वाला था। और एक का नाम किबलो डैनियल, ये कीनिया का रहने वाला था। अब इन 3 विदेशियों दोस्तों के जैसे ही नाम पता चला तो पुलिस के कान खड़े हुए, क्योंकि उस ओल्ड कपल के घर में खून से सने जूते के जो निशान थे वो जूता विदेशी था। अब पुलिस ने इनके शूज़ पे नज़र डाली। उसके बाद इन तीनों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आई। पूछताछ करने के बाद जब सामने इनके मेट को किया गया तो गौरी ने पहचान लिया रेनी जॉर्ज को। उसने कहा ये उस दिन आए थे। अब शक की कोई गुंजाइश थी नहीं। तो कत्ल के 10 दिन के अंदर अंदर, ये 7 अक्टूबर को कत्ल हुआ था, 17 अक्टूबर को इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ऐलान किया कि उन्होंने केसी जॉर्ज और उनकी वाइफ रेचल जॉर्ज की केस की गुत्थी सुलझा ली है। इन लोगों ने अपना इकरार भी कर लिया जुर्म का। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। अब पूरी इसमें मेन एक्यूज जो था वो रेनी जॉर्ज ने कहा कि वो बचपन से ही गलत सोहबत में पड़ गया था। उसके माँ बाप अच्छे थे, माँ बाप बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन वो जब सिर्फ 6 साल का था तभी उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, उस छोटी सी उम्र में। फिर स्कूल में दाखला दिलाया। अब जब स्कूल में गया, जैसे जैसे 8-9 में पहुंचने लगा, बड़ा होने लगा, अब इसके बड़े बड़े लड़कों से दोस्ती होने लगी। अब सिगरेट के साथ साथ पत्ते और जुआ खेलने की लत लग गई। इसके पिता जो हैं वो फिर इन्होंने एक वक्त ऐसा है कि नौकरी छोड़ दी और वो जो ईसाई धर्म है उसके फैलाव के काम में लग गए। इसके दादा बेहद रईस थे कि उनका अपना एस्टेट था वहाँ पर, चाय के बगान का। तो अब माँ और बाप दोनों अपना काम छोड़कर अब धार्मिक काम में लग गए। रेनी जॉर्ज को उन्होंने, अब दादा ने कहा कि चलो इसकी देखभाल मैं करूँगा, इसको मेरे पास भेज दो। अब उन्होंने रेनी जॉर्ज को भेज दिया दादा दादी के पास। वो वहाँ गया, वहाँ के स्कूल में दाखला करा दिया। अब ये और बड़ा हो रहा है, बड़े बड़े क्लासेस में जा रहा है। अब इसकी लत सिगरेट और जुए के साथ साथ कुछ बड़े लड़के मिले बुरी सोहबत के, शराब पीनी भी शुरू कर दी। अब ये सारी चीज़ें चलती चली। फिर इसको लोकल लेवल पर ड्रग्स लेने की भी अब शुरुआत हो गई, वो भी आदत लग गई। फिर अपने दादा के पैसे चुराता, बाकी चीज़ें करता।
फिर कुछ वक्त के बाद इसके माँ बाप आ गए, उन्होंने कहा कि अब चलो हमारे साथ रहो। अब ये वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गया। लेकिन जब दादा के पास था तो एक दो बार दादा के साथ ही ये पहुंचा था त्रिवल्ली, इन्हीं केसी जॉर्ज और रचेल जॉर्ज के घर, क्योंकि इसके दादा और मिस्टर जॉर्ज दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो वहाँ उनके एक दो बार रहा और वो उसको जानते थे अच्छे से। तो अब ये लौट आया अपने माँ बाप के पास। आदत सारी, लत तमाम बुरी थी। अब उसके लिए पैसे चाहिए ड्रग्स के लिए और ये सारी चीज़ें। इस दौरान में इसका स्कूल पास कर गया, कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अब इसकी मुलाकात विदेशी छात्रों से भी होती है, जिनमें ये तीन, गुलाम मोहम्मद, गुनाशेखरन और डैनियल, ये तीनों इसके खास दोस्त बन जाते हैं। और इन तीनों की आदत की वजह से ये चारों दोस्त थे, ये तीनों भी ड्रग्स लेते थे। अब उनके भी माँ बाप इन तीनों छात्रों के बाहर से पैसे भेजते थे, इसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था। तो ये तीनों इधर उधर क्या करें। एक बार ये तीनों, बल्कि रेनी जॉर्ज चार, दिल्ली आए। दिल्ली में इन्होंने कार चुराई और उसी कार से ये चेन्नई, उस वक्त के मद्रास, पहुंच गया। वहाँ खूब घूमा मद्रास में। भेजने के बाद उसके इंजन हर पार्ट्स को निकाल कर बेचा अलग अलग, फिर उससे ड्रग्स खरीदा। ये चलता रहा। लेकिन अब ड्रग्स की लत ऐसी हो गई थी कि हर रोज़ ड्रग्स चाहिए, तलब उठती, क्या करें। तो इन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास पैसे होने चाहिए। उसी के बाद इन्होंने प्लान बनाया। रेनी जॉर्ज ने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूँ, बड़ा इजी टारगेट है। दो लोग हैं, दोनों बूढ़े हैं, एक विला है उसमें अकेले रहते हैं और मुझे मालूम है उनके पास बहुत पैसे हैं और शायद वो ब्लैक मनी भी है उनके पास। तो अगर हम लोग उनको लूटते हैं तो पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि हमारा इरादा ये था कि हम जाएं और उन लोगों को डरा धमका कर घर से जितने जेवर हैं, पैसे हैं, कैश हैं, लूट कर चले आए। ये तीनों भी तैयार हो गए। इसी के बाद 6 अक्टूबर 1980 को ये चारों दोस्त बस से पहुंचते हैं त्रिवल्ली। शाम को घर पहुंचते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब ये पहुंच रहे थे घर, तब तक गौरी घर में ही थी। ये बताते हैं कि जाके बताओ मद्रासी मैन। मिस्टर जॉर्ज आते हैं, वो पहचान जाते हैं क्योंकि उसके दादा उसके जानने वाले दोस्त थे। फिर ये बताता है कि हम लोग गुजर रहे हैं, हमें आगे जाना है, तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात करते जाएं। उन्होंने कहा कोई नहीं, बैठो। अब इस दौरान में गौरी निकल गई, उसका काम खत्म हो गया, वक्त हो गया। उसके जाने के बाद अब ये चार, इन्होंने तय किया कि दोनों को अलग अलग हम पकड़ेंगे और उसके बाद लूटपाट करेंगे। रेनी जॉर्ज का इरादा ये था कि कत्ल नहीं करेंगे, कंट्रोल करके और लूट लेंगे। तो मिसेस रचेल जो थी वो किचन की तरफ गई। इनमें से दो दोस्त जो है वो किचन में पहुंचा और उनको काबू करने लगा ताकि लूटपाट करें। दो जो है वो मिस्टर केजी जॉर्ज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। साथ में एक छोटा सा चाकू ले गए थे। जॉर्ज ने शोर मचा दिया। जब शोर मचाया तो उसमें से एक विदेशी छात्र है, उसने घबरा गया, बोला पकड़े जाएंगे। तब तक रेनी जॉर्ज को भी कुछ समझ नहीं आया और उसने चाकू का वार कर दिया। फिर कई वार किए। अब उधर उनकी वाइफ भी थी, शोर मचा रही, इन्हें लग रहा कि कोई आ ना जाए। तो लोगों ने किचन नाइफ उठाया और वहाँ पे उनको भी मारना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद सारे पैसे लूटे, वहाँ से जेवर उठाए और उसी रात वहाँ से निकल गए। खून चूँकि फर्श पे था, उनमें से एक के जूते के ऊपर खून के निशान आए और उसने कुछ निशान घर में छोड़ दिए और वहीं से पुलिस को पहला क्लू मिला। तो इनका ये कहना था कि हमारा मारने का इरादा नहीं था, लूटने का था, लेकिन घबरा गया इन वक्त पर और उन दोनों की जान चली गई। खैर 10 दिन के अंदर गिरफ्तार हुए। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। 1981 में कोर्ट ने सबसे पहले इन्हें डेथ पेनल्टी दी, मेन अक्यूज्ड रेनी जॉर्ज को। लेकिन फिर अपील हुई तो उन्होंने डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में बदल दी और 15 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब ये चारों जेल चले गए। जेल जाने के बाद अब जेल में भी इन्हें पैसे देकर उस वक्त सारी चीज़ें मिल रही। तो ये जेल में भी ड्रग्स मिल रहा, सिगरेट मिल रहा, शराब मिल रही और इनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। करीब जेल में इनको रहते हुए 6 साल हो गए थे। अगस्त 1987 की तारीख आ जाती है। रेनी जॉर्ज अपने साथियों के साथ जेल में है। जेल में हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो रही है, बस इसके लिए कि पैसे आ रहे हैं और पैसे इधर उधर से हो रहे हैं। 1987 में रेनी जॉर्ज के पिता की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। वो अपील करता है, अदालत से उसे पेरोल मिल जाती है। वो अगस्त 1987 में पेरोल पर बाहर आ जाता है, अपने घर आता है। घर आने के बाद अब एक नया प्लान कर रहा है। वो सोच रहा है कि अब जेल में ज़्यादा दिनों के लिए जितने पैसे हमने, अच्छा वो पैसे सारे जो थे उसी चोरी और उसके थे जो उन्होंने जॉर्ज फैमिली को मारकर कलेक्ट किए थे और कहीं रख रखे थे अपने एक और दोस्त के पास। तो उसके ज़रिए वो जेल तक पहुंचता, ड्रग्स की सूरत में, शराब की सूरत में, रिश्वत की सूरत में। तो वो यूज़ कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि वो सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं,
6 साल बीत गए। अब आगे जेल में रहना है तो ये सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? वहाँ तो जेल के स्टाफ को पैसे चाहिए। ये पैरोल पर बाहर आया और उसने एक प्लान किया कि हम एक बैंक को लूटेंगे और बैंक को लूटने के बाद वो पैसे भी वहीं कहीं रख देंगे और फिर मैं जेल चला जाऊंगा और फिर रिश्वत और ड्रग्स और शराब सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो पैरोल पर बाहर आया अपने बीमार बाप को देखने के लिए, लेकिन बाहर आकर भी इसका दिमाग चल रहा है क्राइम की तरफ, रेनी जॉर्ज का। अब ये प्लानिंग कर रहा है बैंक डकैती की। इत्तेफाक से एक रोज़ घर में बैठा यही प्लान कर रहा था, अचानक एक अजनबी इसके घर पर पहुंचते हैं। वो अजनबी इसके फादर के जानने वाले थे और इसके फादर बेहद शरीफ इंसान और वो बिल्कुल रिलीजियस, क्रिश्चियनिटी को लेकर जो भी वो काम कर रहे थे चर्च में और बाकी जगह। तो आता है तो मिलता है रेनी जॉर्ज से। रेनी जॉर्ज भी उससे मिलता है। वो रेनी जॉर्ज को ऑफर करता है, कहता है कि थोड़ा अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलो। बोला कहाँ? बोला एक प्रेयर मीटिंग है एक चर्च में। तो उसने कहा मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोला कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटे के लिए अगर पॉसिबल हो तो चलो। उसके फादर ने कहा कि बेटा तुम कुछ कर नहीं रहे हो, 1 घंटे के लिए हो आओ। उसने फादर का दिल रखने के लिए कहा चलते हैं। अब वो प्रेयर मीटिंग में पहुंचता है। प्रेयर मीटिंग में जब पहुंचता है तो वहाँ सारी बातें हो रही हैं, वो ध्यान कहीं और उसका सुन नहीं रहा। लेकिन फिर बीच में अचानक कुछ बातें वो सुनता है और सुनते सुनते वो बिल्कुल खो जाता है और अचानक सोचने लगता है कि वो सारे जो उस वक्त प्रेयर मीटिंग में बात चल रही थी वो पैसों की, दौलत की, शोहरत की और एक इंसान की ज़िंदगी की, उसके अमल की, उसके काम की, उसकी नीयत की, उसकी शराफत की, ये सारी बातें, दोनों कंपैरिजन चल रहा है। इन बातों ने उसके दिमाग पर इतना असर किया कि उसे लगा कि वो कर क्या रहा था अब तक। वो शराब, ड्रग्स, चोरी, खून, इसी में खुशियां और ज़िंदगी ढूंढ रहा है, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। 1 घंटे के बाद वो घर लौटता है और लौटने के बाद वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन से वो तय करता है कि ये सब अब तक जो मैंने किया ये सब बेकार काम था, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। अगले दिन वो फिर पहुंचता है। सभी हैरान थे कि जो शख्स आता नहीं वो आ रहा है। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक टीना नाम की लड़की से होती है। वो उससे बातें करता है, उसको टीना से प्यार हो जाता है। फिर ये वापस आता है, पेरोल की मियाद खत्म हो रही है, वापस जेल जाता है। लेकिन उस प्रेयर मीटिंग की बातों को वो भूलता नहीं है। जेल जाने के बाद बिल्कुल बदला बदला, अब वहाँ पे इसको ड्रग्स और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। अच्छा, इधर इसने क्या किया कि जब वो घर लौटा और पेरोल पे था, पहली बार ऐसा हुआ उतने दिन आगे के, जब इसने न सिगरेट पी, न ड्रग्स ली, न शराब पी। और इसका ये था कि एक वक्त ऐसा था कि 1 या 2 दिन भी मैं नहीं रह सकता हूँ बिना ड्रग्स के। जब जेल आया तो इसने अपने साथियों को बताया। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तू रह नहीं सकता। लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता बीत गया और उसने न ड्रग्स को हाथ लगाया, न शराब को, न किसी चीज़ को। वो भी हैरान। अब उन्होंने कहा कि तुम बदल गए हो। जेल स्टाफ भी अब हैरान। वो कह रहे हैं तुम्हें कुछ चाहिए और वो मना कर रहा है और वो लोगों को अब अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। अब सभी हैरान कि रेनी जॉर्ज को हुआ क्या है। धीरे धीरे रेनी जॉर्ज की जो पूरी बदली हुई शख्सियत थी ये जेलर और बाकी स्टाफ तक पहुंची और वो लोग भी उससे इतने प्रभावित हुए कि अब जो रेनी जॉर्ज उसी जेल के अंदर कभी कानून व्यवस्था के लिए खतरा था, अब उसे एक तरह से जेल के अंदर मॉनिटर बना दिया गया और वो कैदियों को कन्विंस करने लगा, कैदियों के ब्रेन वॉश करने लगा, उनसे बातें करने लगा, उन्हें अच्छी बातें करने लगा और वो जेल स्टाफ और जेलर का भरोसेमंद एक सिपाही बन गया। धीरे धीरे उसने उन जेल के तमाम लोगों को अच्छी बातें बतानी शुरू की। करते करते आखिरकार 23 जून 1995 की तारीख आती है। 23 जून 1995 रेनी जॉर्ज अपनी सज़ा पूरी कर रिहा हो जाता है। जो 15 साल की उसको सज़ा दी गई थी उम्र कैद की, 2 कत्ल के इल्ज़ाम में वो रिहाई मिल गई। बाहर आता, अपने घर जाता है, सबसे पहले टीना से मिलता है, अपनी माँ बाप की मर्ज़ी से टीना से शादी करता है और फिर कहता है कि अब मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी अब किसी और काम के लिए है। वो कहता है मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे हाथों से 2 बेगुनाह लोगों की जान गई और इसकी मैं भरपाई करूँगा। जेल के रहने के दौरान उसे मालूम था बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनकी फैमिली, जिनके बच्चे बाहर हैं और उनका कोई रखवाला नहीं, कोई देखभाल वाला नहीं, क्योंकि कमाने वाला अंदर है। सबसे पहले उसने बाहर आकर उन तमाम कैदियों की लिस्ट निकाली, वहीं बना ली थी रिहाई से पहले, जिनके बच्चों का कोई आसरा नहीं है, जिनके बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसके बाद बाहर आने के बाद वो बेंगलुरु में एक प्रीशियस चिल्ड्रन होम की शुरुआत करता है। धीरे धीरे वो अलग अलग इलाकों में करता है।
और ऐसे बच्चे जो खतरे में हैं या जिनके कन्विक्टेड कैदी, सजा याफ्ता कैदी जो जेल में हैं, उसके बच्चे बाहर हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर अपने चिल्ड्रन होम में लाता है, इधर उधर से चंदा करता है। लोग उसकी इस अच्छाई को, कुछ चर्च वाले उसकी मदद करते हैं और फिर धीरे धीरे 50, 100, 500, 5000 बच्चों तक की गिनती पहुंच जाती है। रेनी जॉर्ज अब हर तरफ एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसके अंदर एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। एक उम्र कैद की सज़ा काटने वाला, एक डबल मर्डर करने वाला, और सिर्फ लोगों की भलाई के काम में लग गया। अब उसने ऐसे कई सारे और भी काम करने शुरू किए, एनजीओस, उन बच्चों को रखता, पढ़ाता, लिखाता, स्कूल, कॉलेज, और ये सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा एक सोशल वर्कर के तौर पर, और फिर उसके इसी काम के लिए, सोशल वर्कर के तौर पे जो उसने काम किया, उसको कई अवार्ड मिले, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसको अवार्ड मिले, अलग अलग लोगों ने उसको अवार्ड दिए। 1998 में सिटीजन ऑफ ईयर अवार्ड, किरण बेदी, जानी मानी आईपीएस अफसर, उन्होंने अपने हाथों से रेनी जॉर्ज को ये अवार्ड दिया, सिटीजन ऑफ ईयर अवार्ड, सोचिए, भारत का। 2008 में रियल हीरो अवार्ड, ये CNN IBN ने रेनी जॉर्ज को दिया, रियल हीरो अवार्ड। ये सारी चीजें चलती रहीं। रेनी जॉर्ज और उसकी वाइफ टीना आज भी जो यतीम बच्चे हैं, या ख़ास तौर पर जो कैदियों के बच्चे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उनको एक बेहतर इंसान बनाकर इस समाज में भेजने का काम कर रहे हैं। और एक और रूटीन में शामिल है कि वो अलग अलग जेलों में जाता है और उन कैदियों से बात करता, मिलता है, जो किसी न किसी जुर्म में सज़ा काट रहे हैं, उन्हें समझाता है कि ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं, और बड़े फ़ख्र से खुद कहता है कि देखो, मैंने खुद उम्र कैद की सज़ा काटी है, 2 मर्डर किए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। प्यार, इंसानियत, यही अच्छी चीज़ है। मौका मिला है, बदलो। और कहते हैं कि उसके इस कहने पे न मालूम कितने ऐसे कैदी हैं जो जेल से बाहर आकर रेनी जॉर्ज को ढूंढते और कहते हैं हमें तुम्हारे साथ काम करना है, और वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक अकेला शख्स, समाज में सुधार के बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सुधारना जो एक तो खूंखार जुर्म करते हैं, उसके बाद जेल के अंदर जाते हैं, वहाँ कहते हैं और वो ज़्यादा मुजरिम ढीठ हो जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर उनको फिर समाज की मुख्य धारा में लाना, उन्हें अच्छा इंसान बनाने का काम करना, वाकई ऐसे शख्स को सलाम है। तो ये कहानी उसी शख्स की है। और कहते हैं कि इसी रेनी जॉर्ज के इस बदलाव के बाद हमारे देश में एक बहस शुरू हुई थी कि क्या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि रेनी जॉर्ज को भी पहले सजाए मौत दी गई थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने जज थे, केटी थॉमस, उन्होंने बाकायदा रेनी जॉर्ज का हवाला देकर कहा कि अगर सजाए मौत देते हैं तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले मुजरिम को बदलने का कोई मौका नहीं देते। रेनी जॉर्ज एक एग्जाम्पल है, उसने डबल मर्डर किया, सजाए मौत के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा मिली, उसने उम्र कैद की सज़ा काटी, और उसके बाद पिछले 30, 40, 42 सालों से वो सिर्फ लोगों की सेवा और खिदमत में लगा हुआ है। तो हर मुजरिम को, हर सज़ा याफ्ता मुजरिम को समाज की मुख्य धारा में लौटने और सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर बहुत बहस हुई, और इस बहस को केंद्र में रखा गया रेनी जॉर्ज के एग्जाम्पल को। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी क्राइम की ऐसी कहानियों में ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने का मिलता है मौका, प्रेरणा भी मिलती है, कुछ करने का भी मौका मिलता है। तो बताइएगा ज़रूर। अब वही अपना आज का सिलसिला। तो आज पायल का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पायल। और हरिओम कुमार इनकी पत्नी है ये, साथ ही सुमा, लथा और हरिता, ये दोनों टीन हैं, जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों का जन्मदिन आज। तो सुमा लता जी और हरिता जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और प्रभा रंजन राव जी ने भेजा है, और इन्होंने बेंगलोर इनवाइट भी किया है। कभी आऊँगा प्रभा रंजन साहब तो ज़रूर मिलूँगा। सुनील यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुनील साहब, और ये इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में। और सुभाष यादव इनके भाई, उन्होंने भेजा है, ये मर्चेंट नेवी में है। साथ ही गौरव गंभीर, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौरव साहब। और ये मीना सिंह के हस्बैंड हैं, और इनकी बिटिया हैं गिन्नी। एंड थैंक यू मीना जी आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। मोहन पवार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहन साहब। और ये दिलीप पवार जी ने भेजा है। इसके अलावा मोहम्मद रईस का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रईस, और जयपुर से हैं ये। सचिन पाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सचिन। इसके अलावा आयत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयत। और ये सद्दाम ने भेजा है।
नरेंद्र साहब का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। और ये सुरेंद्र और रेनू और निशु ने भेजा है। इसके अलावा रजत पांडे नागपुर से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रजत। शिखर गाहा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिखर। और यामू डरलामी ने भेजा है। इसके अलावा उमर हसन रावलपिंडी पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच उमर हसन साहब आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। और आपने 3 कहानियों की फरमाइश की है, वो जल्द ही मैं कोशिश करूंगा पूरी करने की। साथ ही पृथ्वीराज सिंह प्रमार एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सुशांत खराटे, ये सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई, नवी मुंबई में और सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में। सुशांत भाई आपके प्यार के लिए धन्यवाद, और पक्का नवी मुंबई आऊँगा तो आपके थाने ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा अमन कुमार हैं आरा से। ललित राजपूत हैं, थैंक यू सो मच। केजीएफ की कहानी सुनना चाहते हैं कि रियल स्टोरी थी, बिल्कुल मैंने कहानी सुना रखी है, क्राइम तक की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अरमान सिद्दीकी हैं, गोवा चर्च की एक कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत ज़माने से, जल्दी सुनाता हूँ अरमान साहब, लेट हो गया। साथ ही सुजीत हैं, सुजीत डी सुगम, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सौरभ कुलकर्णी एक कहानी की फरमाइश की है। शशांक मिश्रा जी ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा विनय सिंह जी ने कहानी की फरमाइश की है। और हाँ, फिर भूल गया मैं, रश्मि दुबे जी और चंचल दुबे जी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को इस मैरिज एनिवर्सरी की भी बधाई। और आजकल क्राइम तक वेबसाइट पे एक नया सीरीज शुरू हुआ है, वो ज़रूर देखिए, उसका नाम है मेड इन कंगाल। आपको पता है आजकल अजीब अजीब तरीके के ठगने के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जामताड़ा से आप वाकिफ़ होंगे, कभी मोबाइल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, किसी और ज़रिए, तो बड़े नए नए तरीके आ गए हैं साइबर फ्रॉड के, मोबाइल के थ्रू, आपके नेट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मेल के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों में कैसे कैसे ठगी के नए नए तरीके आए हैं, उनसे कैसे बचना है, पूरी सीरीज़ है। तो crimetak.in पर, यानी www.crimetak.in वेबसाइट पर जाकर आप मेड इन कंगाल ये सीरीज़ ज़रूर देखिए और अपनी राय भी दीजिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।